नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 10 और क्लास 10 के अंदर हम स्पेशली जीएस सेक्शन के में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेबीटी टेट कमीशन 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम स्पेशली इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर के द्वारा बार बार पुट किया जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पर हिस्ट्री के सेशन में प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है कि किस एक सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली सल्तनत से यहाँ पर जो है पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत जो कि जिसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके और आपका जो है 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चला था, जिसके अंदर मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस एक सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी एक गुलाम का अन्य गुलाम। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। पहली बात तो आपने दोस्तों ध्यान रखना कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है अपने आप को गुलाम जो है समझता था या गुलाम था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। मोहम्मद जो आपके गौरी थे उसका ये गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और सेनापति भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना करी तो इसने जो है अपना गुलाम किसको बनाया? इल्तुतमिश को। या यानी जो इल्तुतमिश है वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका गुलाम था? गौरी का। तो गुलामों का एक गुलाम का अन्य गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसीलिए इसे इल्तुतमिश के नाम से इसलिए इसको जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, हालांकि अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो इल्तुतमिश ने आपका जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये प्रमुख जो है आपका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1210 तक। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर चौगान में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पुत्र था आराम शाह कुछ समय के लिए शासन करता है और अयोग्य होने के कारण इसको पद से स्थगित करके इसके स्थान पर इल्तुतमिश को पद से सिंहासन पर आपका सत्तारूढ़ किया जाता है। बलबन की अगर बात करें तो इसने तुर्क चहलगानी को खत्म किया था। इसने लोह एवं रक्त की नीति का सिद्धांत को प्रतिपालित किया था। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज इल्तुतमिश इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की उपाधि कब धारण करी थी? जो इल्तुतमिश था इसने सुल्तान जो पद है यानी सुल्तान की जो उपाधि है वो कब धारण की थी या फिर कब जो है आपकी प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1296, 1235, 1229 या 1563। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो दिल्ली का सुल्तान है वो कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, हालांकि गुलाम इससे पहले जो है आपके आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं, परंतु इन दोनों में से किसी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, जिसे कि 1229 में बगदाद के खलीफा ने आपके जो है सुल्तान पद की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जो है इसे सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि किस एक सुल्तान की राजधानी लाहौर थी? तो कौन सा एक सुल्तान था दिल्ली का? कौन सा सुल्तान था जिसकी राजधानी लाहौर थी? अकबर, जहांगीर, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? यहाँ पर सुल्तान पूछा गया है, ना कि मुगल शासक। ठीक है, तो सुल्तान तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के 2 ही शासक है, एक तो बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि अकबर और जहांगीर किससे रिलेटेड थे? मुगल शासक थे ये, ना कि आपका जो है दिल्ली के सुल्तान। तो बलबन की जो राजधानी वो तो भारत के अंदर ही थी, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में, ठीक है, 1206 में जब इसने क्या है गुलाम वंश की स्थापना करी थी तो अपनी राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर थी। ठीक है,
अकबर जहांगीर इनकी राजधानी आगरा और दिल्ली के अंदर जो है आपकी रही है, ठीक है। बलबन की राजधानी भी आपकी दिल्ली ही रही है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो जो इक्ता प्रथा है दोस्तों, ये भूमि के बटाई से संबंधित थी। भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन से, यानी जमींदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा को के नाम से जो है बाद में जानी गई। इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया था? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? तो इसको लागू करने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो इसने पर्दा प्रथा को समाप्त किया था और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका वो कौन थी? रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें तो इसने दाग और हुलिया प्रथा को प्रचलित किया था। नगद सेना को नगद वेतन देना की प्रथा को शुरू किया था, या फिर इसने जो है स्थायी सेना को शुरू किया था। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, या फिर आपका जो है आपके जो जितनी वस्तु नियंत्रण प्रणाली को जो है उसके ऊपर जोर दिया था, ठीक है। बलबन की बात करें तो इसने लौह एवं रक्त की नीति को प्रतिपालित किया था। इसके अलावा ये स्पेशली जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस आपका जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, सभी सेंटर और स्टेट के एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसका तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है कि दाग और हुलिया का संबंध किससे था? दाग और हुलिया का संबंध किससे था? हालांकि ये प्रथा जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। दाग और हुलिया जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? वो आपके खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू करवाया था। किससे था? ऑप्शन ए है सैनिक, घोड़े, भूमि, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दाग का संबंध था घोड़े में कोई विशेष चिन्ह लगा देना, यानी घोड़े में कोई दाग लगा देना ताकि पता चले कि खिलजी साम्राज्य का घोड़ा है, ठीक है। उसमें कोई मार्किंग कर देना, घोड़े में मार्किंग करना। और हुलिये का संबंध किससे था? सैनिक से। सैनिक का कोई सैनिक की पहचान रखना, ठीक है। सैनिक को जो पहचान रखने का जो हुलिया था, हुलिया किस तरीके से पहचान रखा जाता है? जैसे कोई बर्थ मार्क हो, या फिर आपका जो किसी प्रकार का उसका रंग है, उसकी कद काठी है, वो किस तरीके का दिखता है, तो इस तरीके से उसके जो उसका जो हुलिया है, उसकी जो पहचान है वो दर्ज की जाती थी। ये जो प्रथा है पहली बार किसने चलाई थी? आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसमें पूछा गया है दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की अगर बात करें तो 10 साल जो है भू व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, 10 साल के लिए ज़मीन को जो है आपका लीज पर देने की जो प्रथा है, इसको दूसरे शब्दों में टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोडरमल व्यवस्था भी इसको कहते हैं। और टोडरमल जो था ये अकबर के प्रमुख दीवान थे। अकबर का प्रमुख जो है भू राजस्व से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति था या अकबर का दीवान था, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री था और अकबर के मिलने से पहले जो है ये शेरशाह सूरी का भी सेनापति रहा है, ठीक है। कौन? आपका जो टोडरमल, ठीक है। तो टोडरमल जो है नवरत्नों में से एक था। इसी ने ही टोडरमल ने ही क्या किया था? दहसाला बंदोबस्त को शुरू किया था, परंतु किसके कहने से? अकबर के कहने से। तो अकबर काल में ये प्रथा जो है आपकी लाई गई थी, जिसमें जमीन को भी क्या है, भूमि को भी विभाजित किया गया था लगभग 4 भागों में। जैसे आपने पोलज पहली होती थी, सबसे उपजाऊ जमीन क्या होती थी मुगल काल में? पोलज, ठीक है, पोलज। फिर उसके बाद परती के बाद जो होती थी वो आपकी चचर होती थी, ठीक है। और चचर के बाद आपकी बंजर होती थी, ठीक है। तो बंजर, तो पोलज, परती, चचर और बंजर, ये 4 प्रकार की ज़मीनें होती थी, ठीक है। और चारों के ऊपर जो लैंड रेवेन्यू है वो अलग अलग लिया जाता था। दहसाला बंदोबस्त की अगर बात करें तो 10 साल के लिए जो आपकी भूमि है वो लीज पर दी जाती थी या किराए पर या आपका जो पट्टे पर दी जाती थी। तो ये जो व्यवस्था है अकबर ने लाई थी। और अकबर के काल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके टाइम पीरियड में ही भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी मनसबदारी व्यवस्था। कौन सी दोस्तों? मनसबदारी व्यवस्था थी, ठीक है। औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। हुमायूं की अगर बात करें तो इसके टाइम पीरियड में चौसा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। जहांगीर की अगर बात करें तो मुगल काल का सबसे न्यायप्रिय शासक था, जिसने न्याय के लिए क्या है, न्याय की जंजीर को स्थापित करवाया था। और इसकी जो पत्नी का जो नाम था, जो प्रमुख जो पत्नी थी नूरजहां
नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिसा था, और औरंगजेब की पत्नी का जो नाम था वो क्या नाम था, दिलराज बानो बेगम, जिसके कहने पर औरंगजेब ने औरंगाबाद के अंदर जो है बीबी का मकबरा, जिसे कि ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की परछाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम यहाँ पर देखें कि किस एक ने नालंदा को नष्ट करवाया था। नालंदा ये जो है प्राचीन काल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, प्राचीन काल का इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपका जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ आपका जो है बौद्धिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर प्राचीन काल से जो है आपकी एक शिक्षा का बहुत विख्यात केंद्र रहा। हालांकि भारत में कईयों सारे विश्वविद्यालय थे, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और उन्हीं में से नालंदा विश्वविद्यालय भी एक था, जिसे गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। और इसको नष्ट करने की यहाँ पर बात की गई है, तो किस एक ने उसको नष्ट किया था। तो ऑप्शन है गुरशास्प, ऑप्शन बी जूना खान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इसका जो सही आंसर पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए, गुरशास्प कौन था। गुरशास्प जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक क्रिया नाम था गुरशास्प। ठीक है, जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसे जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी इसने तो है आपका, इसका नालंदा से कोई मतलब नहीं था, परंतु जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी इज़ करेक्ट आंसर। बख्तियार खिलजी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को उसके ऊपर आक्रमण करके उसको जो है नष्ट करने की, इसको नष्ट किया था। और ऐसा कहते हैं कि लगभग कईयों महीने तक जो है आपका नालंदा जो है आपका जलता रहा था, वहाँ पर जो ग्रंथ है, किताबें हैं, साहित्य हैं, वहाँ पर जलते रहे थे। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास को नष्ट करने के लिए ये एक आपका जो है कदम उठाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, और बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया, जबकि कुमार गुप्त ने इसको स्थापित करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कईयों बार, हाँ एक चीज़ और आपने यहाँ पर ध्यान रख ली, जो नालंदा विश्वविद्यालय हैं कईयों बार पूछा जाता है कि जब ह्यूनसांग आपका जो है भारत आया था तो उस समय उसने नालंदा का जो है जिक्र किया है। तो नालंदा का उस समय आचार्य कौन था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ह्यूनसांग ने किस एक नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य को जो है आपका उसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं कि ह्यूनसांग जब भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रमुख है वो कौन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो बैरम खान ने किस वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, या फिर बैरम खान जो है किस वर्ष तक जो है अकबर का प्रोटेक्टर रहा या संरक्षक रहा। 1605, 1580, 1572 या 1561। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1561। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना दोस्तों कि 1500 आपका जो है 56 के बाद जो है 1605 तक जो है अकबर का टाइम पीरियड रहा। और 1556 में जब अकबर मुग़ल बादशाह बना था तब वो एक नाबालिग आयु का बालक था, यानी 13 से 14 साल का ये आपका बालक था। तो उस समय जो है इसका जो संरक्षक के रूप में काम किया था वो बैरम खान ने किया था। और बैरम खान जो था ये हुमायूं का सेनापति था। ठीक है, और जब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, तो 56 में मृत्यु होने के बाद अकबर की आयु बहुत कम थी। तो इसी कारण से आपका जो है पंजाब के अंदर ही बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया और खुद उसका क्या बन जाता है, संरक्षक बन जाता है। परंतु किस वर्ष तक बनता है, 1561 तक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 1530 तक जो है ये 1561 तक जो है ये अकबर का संरक्षक बना, और 1561 में ही कैथल नामक स्थान पर, या फिर आपका जो है आपका हज पर जाते समय क्या है, इसकी कुछ पठानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि बाबर का संबंध किससे था, कि बाबर का संबंध या फिर बाबर किससे रिलेटेड था, सासाराम, चुनार, कालिंजर या फरगाना। तो बाबर का जो जन्म हुआ था 14 जो है आपका फरवरी 1483 को फरगाना कबीले में हुआ था। अफगानिस्तान का एक कबीला था। 1483 को इसका यहाँ पर जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और दूसरी बात यह है कि और जो उमर शेख मिर्ज़ा था ये फरगाना कबीले का ये एक क्या था, प्रमुख था। इसी कारण से जब फरगाना में बाबर के जो पिता का जो मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद फरगाना का जो कबीला है उसका प्रमुख कौन बनता है, बाबर। परंतु बाबर जो है फरगाना किले से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए जो है इसने अपनी सीमाओं को विस्तृत करने
करने के लिए आस पड़ोस क्षेत्रों पर कोई क्या है अधिकार करना शुरू कर दिया। और इसी कारण से इसने भारत पर भी कई सारे आक्रमण जो है प्रारंभ में किए थे। 1519 में 2 बार किया था, फिर 1524 में किया था और फिर 1525 में किया था। और इसी तरीके से जब भारत में लोधी वंश का शासन चल रहा था तो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी के द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया गया। और जब निमंत्रण दिया गया था बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 की पानीपत की पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। और इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने भारत में की थी। हालांकि जो बाबर का संबंध था वो कहाँ से था, वो फरगाना कबीले से था। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखें। सासाराम में जो अगर हम सासाराम की बात करें बिहार में, यहाँ पर जो मकबरा है वो किसका है, शेरशाह सूरी का। किसका, शेरशाह सूरी का यहाँ पर मकबरा है। ठीक है, चुनार का किला ये भी बिहार में पड़ता है। कालिंजर ये भी आपके जो दोनों के दोनों स्थान हैं, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया। पहली बात तो ये कि वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया बाद में है, परंतु कहाँ किया गया था, तो ये इंग्लैंड में किया गया था। किसके द्वारा, विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विवेकानंद के द्वारा। तो विवेकानंद इज करेक्ट आंसर। विवेकानंद की अगर हम बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त। ठीक है, जिन्होंने ये जो है इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो आपकी स्थापना है वो आपकी कलकत्ता के बेलूर मठ से की थी। और इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, जिनका वास्तविक नाम जो था आचार्य आपका जो है या फिर भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य जिनका वास्तविक नाम था, जो कि भगवती काली के क्या थे, प्रमुख जो है भक्त थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन की अगर बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। ये क्रांतिकारी और समाज सुधारक दोनों ही आपके जो है दोनों के लिए ही जाने जाते हैं। कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें 11, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, 5 फरवरी 1922, 28 फरवरी 1922, 12 मार्च 1922 या 12 फरवरी 1922। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था। देखिए 5 फरवरी को क्या होता है, 5 फरवरी को घटना हुई थी चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी को क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था। और इसी कारण से 12 फरवरी 1922 को आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया। और इसके बाद जो है आपका 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को लोगों को भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पूरी 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये था असहयोग आंदोलन की कहानी। और इसके बाद अगर हम बात करें 5 फरवरी 1922 की, तो चौरी चौरा की यहाँ पर घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछा गया है कि किसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। किस एक ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि दलितों के लिए आपका जिस तरीके से मुस्लिम लीग या फिर आपका जो है सिख संप्रदाय या फिर भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन जो है आपके स्थान आरक्षित है, उसी तरीके से दलितों के लिए भी या फिर दलित जनजाति के लिए भी क्या है, अलग से निर्वाचन स्थान जो है वो पृथक होने चाहिए। तो कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा है रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और जब ये घोषणा की गई थी दोस्तों, तो उसके बाद जो है 147 स्थानों में से जो आपके 71 स्थान है वो किसके लिए रिजर्व किए गए थे, दलित जनजाति के लिए किए गए थे। ठीक है, 147 में से 71 जो स्थान है इस घोषणा के बाद जो है वो दलितों के लिए रिजर्व किए गए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, बिलसद का अभिलेख किसने निर्मित करवाया था। बिलसद का अभिलेख किसने निर्मित करवाया था। तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कुमार गुप्त या चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो अगर सबसे ज़्यादा ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हैं, अशोक को छोड़ करके, अशोक मौर्य साम्राज्य का था, बाकी सारे ये गुप्त साम्राज्य के थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख बनाए हैं वो किसने बनाए, कुमार गुप्त ने। किसने बनाए हैं, कुमार गुप्त ने। और ये बिलसद का अभिलेख भी उन्हीं का ही था। बिलसद का अभिलेख भी किसका था, कुमार गुप्त का था। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं या किसके काल को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब। तो अगर हम मुग़ल शासकों के बारे में बात करें तो अकबर जो था इसे भारत में हिंदी साहित्य इसके काल को भारत में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। जबकि क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जो चित्रकला जहांगीर के टाइम पीरियड में भारत में विकसित हुई वो अपनी जो चरम सीमा तक यहाँ पर पहुँच गई थी और इसी कारण से भारतीय चित्रकला को डेवलप करने में इन्होंने जहांगीर ने क्या किया था कि राजा आगा खान के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहते हैं। और स्थापनाओं का राजकुमार किसे कहते हैं, शाहजहां को। या फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, शाहजहां को कहा जाता है। जिस तरीके से अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर इन सब ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया, ठीक उसी के विपरीत औरंगजेब ने क्या है सभी धर्मों के कट्टर अपना विरोध बढ़ा दिया था। ये केवल कट्टर सुन्नी मुसलमान था और केवल मुस्लिम धर्म को ही बढ़ावा देने के लिए इसने कार्य किया था और इसी कारण से 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और आपका ऐसा कहा जाता है कि 1707 में जो इसकी मृत्यु हुई सिंध के अंदर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर आपकी हुई थी। ये महाराष्ट्र उस समय मराठों का जो उसके ऊपर अधिपत्य था, शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय आपकी रानी ताराबाई और राजा राम वो सत्तारूढ़ थे। और इसी कारण से मराठों को हराने के लिए जब औरंगजेब दक्षिण में था तो दक्षिण को ये जीत नहीं पाया था, मराठों को नहीं जीत पाया था। इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण के एक छोटे से फोड़े ने औरंगजेब का अंत कर दिया था सन 1707 में। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य यहाँ पर डगमगाता हुआ नजर आने लग गया था। इसके जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि विशाल आपका मुगल साम्राज्य को वो सही ढंग से उसको वो आपका स्थिर आपका रखवाएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। भाई तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1925, 1928, 1932 या 1923। 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था। 1932 की अगर हम बात करें तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक चार्ट इसे कहते हैं, 1932 में हुआ था। 1933 में स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बारदोली सत्याग्रह का हुआ था 1928 में। और किसने किया था, लाला लाजपत राय, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसी आंदोलन की सफलता के लिए बारदोली की महिलाओं ने उन्हें राजा शब्द आपका वो आपका वो सरदार शब्द उनको प्रदान किया था। ठीक है, सरदार जो उपाधि उनके पास वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि संसद के पॉलिटिकल साइंस का सेशन है यहाँ पर, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए दोस्तों, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, जॉइंट सेशन है लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा का, उन दोनों के दोनों अधिवेशन को जब एक साथ बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन है लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन के दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है कौन करता है, वो करता है दोस्तों लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कि जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होगा तो लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। परंतु उसमें वो साधारण मतदान नहीं करता है, वो मतदान तभी करता है अगर वोट वहाँ पर बराबर हो संयुक्त अधिवेशन में, तभी वो वोट करता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास पूछा गया है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड, कि हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा। तो लोकसभा में 2 है, 12 है, 543 कोई नहीं, क्योंकि पहले 2019 से पहले कितने होते थे, 2। 2019 से पहले कितने होते थे, 2। अब 2019 में क्या होता है कि एंग्लो इंडियन सिस्टम को समाप्त कर दिया, तो अब जो ये 2 भी है वो लोकसभा के अंदर नहीं होंगे। और अभी वर्तमान में इसके अंदर कोई भी सदस्य नॉमिनेटेड नहीं है। तो ये आपने बात ध्यान रख ली, सारे के सारे सदस्य कैसे हैं, निर्वाचित है, सारे के सारे कैसे हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, यानी राज्य के विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या हो सकती है। ऑप्शन है हमारे पास 500, निश्चित नहीं है, 550 या 60। तो क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर, कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। 500 निश्चित नहीं है, 550 या 60। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लगभग 500 हो सकती है। ठीक है, 500 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है परंतु ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, और विधानसभा में अधिकतम तो कितनी हो गई है 500, परंतु कम से कम कितनी 60। परंतु 4 राज्य आपने ध्यान, 3 राज्य आपने ध्यान रखना, जैसे सिक्किम, दूसरा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। ये इस तरीके छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पर सिक्किम में 32 है और बाकी में सिक्किम और बाकी में क्या है, कितनी सीटें हैं 40। ठीक है, कितनी हैं 40। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखना। तो ये इन राज्यों, ये जो राज्य इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है किसको। निर्णायक मत को बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं इसको। तो इसको देने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो कास्टिंग वोट तब दिया जाता है जब संयुक्त अधिवेशन में मतदान बराबर हो जाते हैं, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि कानून बने और कुछ लोग चाहते हैं कि कानून नहीं बने, यानी बराबर यदि ईच हो जाए तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष वोट करेगा और जिस साइड भी उसने वोट किया उस साइड का कानून जो है वैलिड माना जाता है। यस की साइड का वोट करता है तो फिर कानून बनेगा, और नो की साइड अगर उसने वोट करता है तो फिर कानून वो नहीं बनेगा, पारित नहीं होएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास, कौन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। भारत के लिए अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS है, IPS है, IRS है, ठीक है, IFS है, ये जो सेवाएं हैं इनको कौन निर्धारित करता है, विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा या सभी। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। कौन करता है, राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 312 के तहत, आर्टिकल नंबर 312 के अंदर किसी भी राज्य के नागरिक को आपका जो है अखिल भारतीय सेवाओं और सृजन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है हमारे से क्वेश्चन की किस एक में निजता का अधिकार है। निजता का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल प्राइवेसी। निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत। ठीक है, तो निजता का मतलब क्या होगा, पर्सनल प्राइवेसी का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 23, 25, 19 या 21। 23 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी मानव व्यापार तथा बलपूर्वक श्रम का निषेध 23 में। 25 में धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसमें 19 A B C D ऐसे करके। और आर्टिकल नंबर 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं और इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति को हटाने की संकल्पना संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति को उसके समय से पहले ही निष्कासित करना है तो उसके लिए जो आपका हटाने की जो संकल्पना का जो प्रस्ताव हो कहाँ पर लाया जाता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। तो कहाँ लाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यसभा में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल नंबर 64 में कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो जो भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का स्पीकर बनेगा, ये कन्फर्म है। तो उसको अगर उसके समय से पहले ही निष्कासित करना है या सेवानिवृत्त करना है या फिर उसको जो है और आपका जो है पद से हटाना है, तो उसके लिए जो संकल्पना का जो प्रस्ताव है, उसके लिए जो प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा। परंतु राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले कितने दिन उसे इन्फॉर्म करना आवश्यक है, कितने 14 दिन पहले उसे इन्फॉर्म करना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसको पद से हटाया जा रहा है तो उसको 14 दिन पहले पद से हटाना, 14 दिन पहले जो है इन्फॉर्म करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो इनमें से किसका निर्वाचन होता है, इनमें से कौन है जिसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, किसी का नहीं। तो दोस्तों ना तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और ना ही मुख्यमंत्री का। क्यों नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता बल्कि एक
संसद का सदस्य के रूप में वो चुनकर आता है, या तो लोकसभा का सदस्य चुनकर आता है या फिर वो राज्यसभा के रूप में चुनकर आता है। ये डिसाइड बाद में होता है कि जिस पार्टी को आपके जो चुनाव में बहुमत जो है आपका मिल जाता है, यानी 272 सीटों से अधिक सीटें मिल जाती है, उस पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। और ये बात पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन आपका जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। और ना ही मुख्यमंत्री का जो है चुनाव वो मुख्यमंत्री के रूप में होता है, वो भी क्या है, विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनकर आता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर नहीं आता, बल्कि किस रूप में, विधानसभा का सदस्य के रूप में वो चुनकर आता है। जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को चयन किया जाता है, ना कि उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 23। 24 एंड 25 जो आपके जो क्वेश्चन है 24 की अगर बात करें, इनमें से किसे लघु संविधान कहते हैं। लघु का मतलब होता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42वां संशोधन, 1935 अधिनियम, दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि जो 42वां संशोधन है ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में ये संशोधन हुआ था। इस संशोधन के तहत हमने सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो संविधान के अंदर जोड़े थे, लगभग 59 जो प्रावधान है वो संविधान के अंदर जो है मर्ज किए थे, इसी कारण से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा, अगर बी की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी भारत आपका जो है लघु संविधान के नाम से जानता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है इसी से हमने क्या दिया था, 395 आर्टिकल में से 250 जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, इनमें से कौन एक स्थायी है, परमानेंट। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, कौन एक स्थायी है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या कोई नहीं। जो परमानेंट चलता है वो कौन सा है, राज्यसभा। कौन सा है दोस्तों, राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि जैसे ही 5 वर्ष का कार्यकाल व्यक्ति खत्म कर लेता है तो ऐसे समय में उसको दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, जबकि राज्यसभा में और 5 साल के बाद लोकसभा में सारे के सारे जो आपके MP होते हैं वो दोबारा से उनको नवनिर्वाचित किया जाता है। परंतु राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्रम अनुसार 1/3 सदस्यों को ही 2 वर्ष बाद जो है वो रिटायर्ड किया जाता है, और इनके स्थान पर फिर नए आ जाते हैं, फिर उसको अगले वाले को रिटायर किया जाता है, फिर उसके स्थान पर नए आ जाता है, और इस तरीके से इसका जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष बन जाता है। ठीक है, और जबकि इसका कोई का टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं है। तो ये हमने आज बात करी पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जो है इंडियन हिस्ट्री के सेशन को हमने शुरू किया था, आपका जो डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो डाउट सेशन में आप मुझे कंफर्म करवा सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, उसको कंप्लीट करने की जो है लगातार मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भाई पूरा देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है आपके जो है एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपको रिपीट आए हुए जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।